बात करें यहाँ पे जो प्रश्न है उस पे, तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो टोटल मैं पहला चैप्टर यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न आ रहा है, प्रकाश की किरण की गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। किसमें? सीधी रेखा में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, अगला प्रश्न में पूछ रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कांच में यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मोटर के कार में के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। तो यहाँ आपका जो सबसे अच्छा आंसर है वो क्या कहता है? अवतल दर्पण हो जाएगा। हेडलाइट में अवतल दर्पण पे यूज होता है। ठीक, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो डायोप्टर, ल्यूमिनेंस, एक लक्स, एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो आपको सही आंसर हो जाएगा आपको किरण आरेख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किरणों के पथ को दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है, पूछ रहा। चित्रों को अगर नहीं बोलता तो यहाँ पे हो जाता आपका फिर किरण पुंज हो जाता, लेकिन यहाँ चित्रों को कहा जाता है बोल दिया, तो इसके चलते आपका सही आंसर हो जाएगा किरण आरेख। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा। देखिए, P=1/f एक फार्मूला होता है। ठीक, तो ये जो होता है वो एक डायोप्टर, एक डायोप्टर बराबर कितना होता है? 1 मीटर होता है। ठीक, तो ये मीटर में है आपका दिया हुआ। ठीक, तो चलिए हम रख लेते हैं। तो दो, P का मान कितना है? यहाँ पे दिया हुआ है 2 डायोप्टर। ठीक, तो 2 = 1/f। तो ठीक है, एफ बराबर क्या हो गया? 1/2। तो ये क्या है? मीटर में है। तो हाफ मीटर को हम बोल सकते हैं क्या? 50 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो जैसे कि अभी आपने देखा था वहाँ पे डायोप्टर दिया हुआ था, यहाँ पे है जो फोकसांतर दिया हुआ है और डायोप्टर निकालना है। तो पहले तो यहाँ देख लें उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस क्या होता है? धनात्मक होता है, इसलिए पॉजिटिव में आएगा जब भी आएगा तो आंसर। अब चलिए हम वही फार्मूला को फिर से यूज करते हैं, P=1/f। और ये जो फार्मूला है ये क्या है? मीटर में इसका मात्रक आता है। ठीक, डायोप्टर होता है जिसका मात्रक क्या मीटर में होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/0.5। अब 0.5 क्यों लिखे यहाँ पे 0.5? क्योंकि देखिए आपका दिया हुआ सेंटीमीटर में, ये रहता किस में है? मीटर में। तो 1.5 लिखें, तो 1.5 लिखें, फिर पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में क्या जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर में 10/5 हुआ, तो 5 से भाग देंगे 10 में तो क्या आएगा? 2 आएगा। और ये जो 2 आया आपका क्या हो गया? डायोप्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का निर्धारण किसके अनुसार होता है? उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस जानते हैं धनात्मक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? 2 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा किरण पुंज हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में कह रहा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका धनात्मक होता है। तो यहाँ पे सब आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। यहाँ पे एक बार और रखिएगा याद, देखिए अवतल लेंस की अगर क्षमता पूछा तो ऋणात्मक, अगर अवतल दर्पण कहा जाए तो धनात्मक। वहाँ पे
डिफरेंस होते रहता है, दोनों में उल्टा चलता है। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अद्वितर लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस होता है जो आपका अभिसारी लेंस होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अद्वितर लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अपसारी लेंस। ठीक, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो यहाँ पे आपको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? यहाँ पे दर्पण से पूछ रहा है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दो माध्यम है, हवा हो गया और ये क्या हो गया, कांच हो गया। ठीक, ये क्या है, अभिलंब ले लेते हैं। तो प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है तो यहाँ से मुड़ने के बाद देखिए ये क्या होगा, ये हवा का माध्यम में भी है। हवा से फिर ये जब कांच में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्यों? अभिलंब की, देखिए अभिलंब के निकट हो जाएगा इसमें आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है जो मीडियम क्या है, विरल है, और ये सघन मीडियम है। तो सघन में क्या होगा, रुकावट ज़्यादा उत्पन्न होगा, जिसके चलते वो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो कह रहा फोटोग्राफी का जो कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो कैसा होता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। एक साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेमी, 20 सेमी, 5 सेमी, 40 सेमी। देखिए ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा वक्रता त्रिज्या अर्थात आर बराबर 2f होता है। ठीक, तो कह रहा फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 10 कर दीजिए, वक्रता त्रिज्या 20 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 सेमी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? जो निर्गत किरण होती है और अभिलंब के जो बीच का कोण है, चलिए पहले ये देख लेते हैं। कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, इस पर किरण आई और फिर क्या गया, ऐसे बना। ठीक, तो ये आपतित किरण है। ठीक, ये परावर्तित किरण को ही निर्गत किरण कहते हैं। तो कह रहा अभिलंब और निर्गत किरण के बीच, तो ये निकलने वाली किरण और अभिलंब के बीच कोण बना, ये कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, या उत्तल लेंस का। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आपको सूक्ष्मदर्शी में तो लेंस का यूज होता है, तो दर्पण वाला आप हटा दीजिए। ठीक, अब आ गया अवतल लेंस या उत्तल लेंस, तो यहाँ पे आपको सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा,
अवतल। तो यहाँ पे अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, सिर्फ काल्पनिक बनेगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रवर्तन के नियम से तो निर्धारित होता है कुछ आपतित किरण प्रवर्तित किरण, तो ये आई इजिकल टू आर एक हो जाता है, यह दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम के बराबर क्या हो रहा है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा सही, आपका 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, तो सीधा उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2, 1, 3, कोई नहीं। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 2। देखिए एक लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी, तो 2 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए अब लेंस हम लेते हैं तो इस प्रकार से लेंस का फिगर रहता है, उतना अच्छा से नहीं बन पा रहा, ठीक। ये बीच वाला पार्ट होता है, तो एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा, तो F1 F2, ठीक। ये हो गया उत्तल लेंस में, ठीक। उसी प्रकार से अगर अवतल लेंस लेते हैं, अवतल लेंस बोले तो इस प्रकार से थोड़ा हो जाता है, तो इसमें भी देखिए एक इधर फोकस हो जाएगा, एक इधर फोकस होगा, तो इसको F1 में लेंगे तो ये F2 हो जाएगा। इस प्रकार से लेंस में कुल फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 ही होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल हो जाएगा, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका अवतल दर्पण होता है, क्योंकि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि कोई भी वस्तु को अवतल दर्पण क्या करता है, बड़ा करके दिखलाता है। चलते हैं अगला। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। देखिए पहली बात है, डायोप्टर, डायोप्टर होता है जो क्या होता है, यहाँ पे एक डायोप्टर बराबर आप जानते हैं 1 मीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो आपको तो पता है कि 100 सेंटीमीटर होगा, लेकिन अब धनात्मक वाला होगा या ऋणात्मक वाला, ये आपको नहीं समझ में आ रहा। तो यहाँ देखना है कौन सा लेंस कह रहा है, उत्तल लेंस कह रहा है, तो उत्तल लेंस क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले में। अगला पॉइंट कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अब ये प्रश्न पे देखिए, दोनों अवतल हो जाएगा, दोनों उत्तल हो जाएगा, दोनों अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कौन से दर्पण के बारे में कह रहा है, गोलीय दर्पण जिसके पतले गोलीय लेंस, पतले गोलीय लेंस जिनकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का लेंस संभवतः होगा। तो यहाँ पे पहले ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले देखिए गोलीय लेंस कह दिया, ठीक। अब देखिए लेंस कह दिया तो आपको देखना है यहाँ पे -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो माइनस में किसका फोकस दूरी होता है, तो लेंस में होता है अवतल का, किसका, लेंस में अवतल का फोकस दूरी क्या होता है, माइनस होता है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे थे कि मैंने बताया गोलीय लेंस क्या होता है में अवतल, तो अवतल का क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ हमने 15 सेंटीमीटर ऋणात्मक दिया है, ठीक। और 15 सेंटीमीटर है जो -15 सेंटीमीटर है,
वो अवतल दर्पण में भी क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है। तो दोनों क्या होगा, अवतल ही होगा। कहने का हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे दर्पण होगा, जो लेंस होगा, वो दोनों का दोनों क्या होगा, आपका अवतल होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण हो या उत्तल, उत्तल दर्पण भी रहेगा तो धनात्मक रहेगा, और उत्तल लेंस भी रहेगा तो उसका जो चिह्न परिपाटी के नियम के अनुसार होता है वो धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ दिया गया क्या है, आपका ऋणात्मक। तो ऋणात्मक के अनुसार ये क्या हो गया, सीधे आपका अवतल हो गया दोनों। चलते हैं अगले पे। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो यहाँ पे आपका 2 नियम होता है। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होगा। ऑप्शन बी साइन आर बटा साइन आई होगा। ऑप्शन सी साइन आई इंटू साइन आर होगा। ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा 34 नंबर का, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है किसी उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का। ऑप्शन बी किसी की अपेक्षा किनारों पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप उत्तल लेंस का फिगर देखे होंगे तो किनारों पे ये क्या होता है, पतला होता है और बीच में मोटा होता है। इसका फिगर इस प्रकार से होता है। तो ये बीच में क्या है, मोटा है, और किनारों पे क्या है, पतला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है उत्तल लेंस का आवर्धन एम बराबर होगा। देखिए देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न आया है 36 नंबर में, इसमें कहा जा रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है किसके, यू बटा भी के, यू इंटू भी के, यू प्लस भी के, यू बटा भी, सॉरी भी बटा यू के। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा भी बटा यू का होगा। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, भी बटा यू। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में, तो एफ बराबर जानते हैं कि आपको क्या होगा, आर बाई 2 हो जाएगा। फोकस दूरी त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आर बराबर 2f। ठीक, एफ इक्वल टू आर, एफ बराबर 2 बटा आर, आर बटा एफ 2। देखिए तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये कर सकते हैं आर बराबर 2f लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर इजिकल टू 2f। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण का। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सोलर कुकर में केवल अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आपका आंसर हो जाएगा 39 का, वो बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसे होता है, वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। चलते हैं अगला। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। देखिए अब इसको समझना होगा। तो देखिए लाइन थोड़ा कट गया, इसके चलते थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो पहले हम देखिए यहाँ पे एक अवतल दर्पण लेते हैं। ठीक, सॉरी उत्तल लेंस ले लिया, और इसका जो फोकस होगा, केंद्र होगा, अर्थात 2f ये हो जाएगा, और ये f हो गया, ये f2 हो गया। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं कोई वस्तु c और f के बीच में, यानी कि 2f और f के बीच में जब रखा जाता है तब लेंस से टकरा के वो क्या गुजरता है, f2 के समीप से गुजरता है। ठीक, और जब ये गुजरता है इस प्रकार से तो इसको हम फिर इससे मिलाते हैं। ठीक, तो ये जो मिलान बिंदु है ये बना, और ये जो बना है
तो यहाँ पे है जो प्रतिबिंब बनेगा, तो ये प्रतिबिंब जो बनता है बड़ा और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? बड़ा और वास्तविक। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट में पूछा जा रहा है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो चलते हैं, इसका सही आंसर जो है वो हम आपको बता देते हैं। पहले थोड़ा क्वेश्चन हिल गया है, आगे पीछे हो गया है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोलीय लेंस। देखिए क्यों गोलीय लेंस हुआ, अभी इसको भी समझने का थोड़ा प्रयास करेगा। वक्रीय पृष्ठों यानी कि जो हल्का मुड़ा हुआ ढंग का है, तो इस प्रकार से बना, ये उत्तल लेंस बना, ठीक। और इस प्रकार से बना, तो ये दोनों क्या है? वक्रीय पृष्ठ से बना है, ठीक। इसमें भी दो गो है जो वक्रीय पृष्ठ यूज हुआ, और इसमें भी दो गो वक्रीय पृष्ठ यूज हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर दे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट में कहा जा रहा है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध या अक्ष। कह रहा है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो इसको बोल देंगे ध्रुव बोलेंगे। जो इस प्रकार से दर्पण होता है, ठीक, इसके मध्य बिंदु को कहा जा रहा है। तो ये मध्य बिंदु जो यहाँ पे बना, इसको पी बोलते हैं, पोल अर्थात ध्रुव बोलते हैं, ठीक। चलते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन होता है? तो ये आपका मात्रक विहीन होगा, क्योंकि देखिए सेम जाति रहता है, यू भी बटा यू होता है इस प्रकार से, तो जो मात्रक होता है वो कट जाता है, जिसके चलते ये मात्रक विहीन होता है। चलते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र या अक्ष केंद्र? तो इसको बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस या 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 5 सेमी का फोकस दूरी का उत्तल लेंस है जो आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है, इनमें कौन सा दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f, या 1/u माइनस 1/v इजकल टू 1/f, या 1/v प्लस u/1 इजकल टू 1/f, या 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। ये आपका दर्पण सूत्र होता है। 48 में पूछा जा रहा है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण होती है उसका वक्रता केंद्र को, देखिए ये गोलीय दर्पण है, ठीक। इसका जो वक्रता केंद्र, तो कैपिटल सी से निरूपित करते हैं, किससे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने, देखिए इसका मतलब है ऐसे करके जो लिखा गया 8, इसका मतलब है पावर, ठीक। तो आप इसको ऐसे ही समझिए, ये लिखा गया 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, फिर लिखा गया 2 गुने 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 गुने 10⁹ मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे लिखा गया है 3 गुने 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, तो ये गलत तो नहीं लिखा हुआ है, ये थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, क्योंकि देखिए इस प्रकार से ही हम पावर को डिनोट करते हैं लिखते समय। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका था
ऑप्शन ए था 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और हवा में भी पूछा जाए तो सेम ही देने का है, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आपको सिंपल है, बड़ा प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। चलते हैं, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित या सभी? तो देखिए, आवर्धन क्षमता जो पतले लेंस की होती है वो क्या होगी? कम होगी। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, कोई नहीं। तो यहाँ पे अधिक होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो लेंस की मोटाई पर निर्भर करता है तो उसके अनुसार होता है। तो यहाँ सही आंसर आपका अधिक हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अब देखिए इसमें कह रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव, ठीक, और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी या सभी? तो यहाँ पे जो सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है आभासी एवं सीधी बनती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा 54 का बी हो जाएगा, आभासी एवं सीधी हो जाएगी। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर, सभी पे? तो यहाँ आपको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनंत पे। कहाँ बनेगा? अनंत पर।